मरी हुई व्यक्ति पड़ी हुई है। तो ये दृष्टि जिसके पास है देखने के लिए कि वो क्यों मर गई, उसका क्या हाल हुआ, तो त्रिलोचन के पास ऐसे व्यक्ति आते हैं, ऐसे पात्र आते हैं जो कि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ उन्होंने इस तरह की कविताएं लिखी, उन्होंने ऐसी कविता जैसे भोरई केवट या महंगाई के ऊपर जो कविताएं आती हैं, तो वो उन कविताओं में देखिए, एक कविता में जैसे कि है और वो देखता है कि नायक जो है वो गांव से कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ है और गांव में जब वापस आता है कुछ दिन के बाद तो लोग उसे कहते हैं, लेकिन जो उनके साथ में जो ठकुराइन गई होती है, जो नायिका है वो गई हुई होती है, तो उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसने काशी निवास किया हुआ है। अब यहाँ पर त्रिलोचन का व्यंग देखिए कि जो बड़ा आदमी है वो बाहर जाके आता है तो चाहे जो कर्म करके आए, वो काशी निवास करके आता है, लेकिन जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उस पर तुरंत उंगलियां उठ जाती हैं। तो ये सारी जो बातें हैं त्रिलोचन के यहाँ अपने ढंग से आती हैं। तो त्रिलोचन को जब हम आधुनिक कवि कहते हैं तो क्या वाकई में आधुनिक हैं या नहीं, इसकी बात करने के लिए केदारनाथ सिंह का जो वक्तव्य है बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिलोचन एक खास अर्थ में आधुनिक हैं और सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि वे आधुनिकता के सारे प्रचलित साँचों को अर्थात नई कविता के साँचों को अस्वीकार करते हुए भी आधुनिक हैं। ये बड़ी बात थी कि केदारनाथ सिंह ने उन्हें आधुनिक कवि माना अथवा उन्हें इस धारा से हटकर देखते हुए भी एक बड़ा कवि माना। अन्यथा स्थिति उस समय तो ऐसी थी कि लोग त्रिलोचन को कवि मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। और त्रिलोचन का ऐसा व्यक्तित्व कि जो अठवाडिये, महीनों तो सप्ताहों तक बिना कुछ खाए पिए पानी के बल पर या चबैना खा करके भी जीवित रह सकते थे, लेकिन झुक नहीं सकते थे। और त्रिलोचन इसलिए भी जरा अक्कड़ कवि कहे जाते, अक्खड़ कवि कहे जाते थे और शायद लोगों से ना बनने का एक कारण यह भी रहा होगा। तो आधुनिकता किस मायने में है, तो उनकी जो कविताएं हैं उनमें हम देखेंगे जैसे कि चंपा और भोरई केवट और नगई मेहरा, उसमें आधुनिकता किस तरह से आती है। नई कविता के जो मानदंड स्थापित हुए थे उन कविताओं में कहीं भी त्रिलोचन की कविता फिट नहीं बैठती थी और समय ऐसा था, लोगों की मांग ऐसी थी कि जो प्रचलित मानदंड है उसमें कविता फिट बैठे तो नई कविता हुई, जो मानदंड है वो कविता फिट बैठे तो प्रयोगवादी कविता हुई। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो त्रिलोचन की कविता ना तो प्रयोगवादी कविता में फिट बैठती है और ना नई कविता में, इसीलिए ना उनको प्रयोगवाद में शामिल किया गया। प्रयोगवाद में ऐसे 4 सप्तक निकले, चारों सप्तक के कवियों पर नज़र घुमाइए तो आप पाएंगे कई ऐसे कवि हैं जो आए और आकर चले गए, उनका इस तरह साहित्य में बहुत बड़ा कोई योगदान रहा हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसके बावजूद त्रिलोचन वहाँ पर नहीं है। नई कविता के कवियों की लिस्ट आप देखिए तो वहाँ पर आप पाएंगे कि कुछ कवि आए और बाद में उनका कोई बड़ा संग्रह आया हो, ऐसा नहीं लगता है। किंतु फिर भी वो नई कविता के मानदंडों पर कविता लिख रहे थे, इसलिए वो नई कविता के कवि कहलाए। चूँकि प्रयोगवादी कवि नहीं थे, नई कविता के कवि नहीं थे और प्रगतिवादी कवि भी नहीं थे। अब ये मजबूरन इन लोगों को, यानी जो आलोचकों का था, वो ऐसा लगा कि नहीं अब तो हम प्रगतिशील कवि के रूप में स्थापित करना होगा, नहीं आने वाली पीढ़ी होगी वो कहेगी त्रिलोचन है कहाँ पर, ना प्रयोग में है, ना प्रगति में है और ना नई कविता में है, तो रूपवादी तो है नहीं वो, फिर ये जाएंगे कहाँ। तो फिर बाद में कहा नहीं प्रगतिशील कवि हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि 4 महाकवियों के रूप में फिर तो बाद में नामवर सिंह भी स्वीकार करते हैं, बाद में मेनेजर पांडे भी स्वीकार करते हैं और जितने भी बड़े आलोचक आए वो बाद में स्वीकार करते हैं। हालांकि वर्षों पहले नामवर सिंह त्रिलोचन के बारे में ऐसा कह चुके थे कि एक नए काव्य शास्त्र की आवश्यकता है और इस बात को लेकर गिरधर राठी और प्रोफेसर सुल्तान अहमद जो गुजरात के हैं, उन्होंने कहा था कि त्रिलोचन की कविता को समझने के लिए किसी नए काव्य की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं पुराने आधारों पर समझा जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो नामवर सिंह जी कह रहे थे कि नए काव्य शास्त्र की कविता, नए काव्य शास्त्र की मांग करती है त्रिलोचन की कविता, वो यह थी कि जो परंपरागत मानदंड हैं, जो परंपरागत काव्य शास्त्र हमारा है, उनके आधार पर अगर आप चंपा काले अक्षर नहीं चीनती या नगई मेहरा जैसी कविताओं को आप समझना चाहें तो
नए मानदंड हो या ना हो, नया काव्य शास्त्र हो या ना हो, लेकिन कठिनाई अवश्य होती है, क्योंकि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती और नगई मेहरा को अगर हम उसी नज़रिए से देखेंगे जो परंपरागत मानदंड रहे हैं, तो हमें कठिनाई होती है और कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम वहाँ पर न्याय नहीं कर पाते हैं। तो जो केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि एक नई खास अर्थ में वो आधुनिक हैं, तो खास अर्थ की बात वर्षों पहले नामवर सिंह जी ने इसी शब्दों में कहा था कि नगई मेहरा या चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती जैसी कविताओं के लिए ही कहा होगा कि त्रिलोचन की कविता एक नए काव्यशास्त्र की मांग करती है। रामविलास शर्मा जी भले ही प्रगतिशील कवियों की लिस्ट में त्रिलोचन को शामिल ना किया हो, लेकिन रामविलास शर्मा जी का भी एक महत्वपूर्ण लेख छपा था और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि त्रिलोचन जिस खास अर्थ में आधुनिक हैं, वह यही गरीबी से उनकी कविता का नाता है। नई कविता ने जो अपने लिए परिधि बनाई, उसने जनता के दुख दर्द को उससे बाहर रखा। त्रिलोचन की कविता इस परिधि को तोड़ती है। ये परिधि जाने अनजाने नई कविता वालों ने अपने लिए बना ली थी और शर्मा जी को लगा कि ये बनी बनाई जो परिधि है, ये वाकई में इसी के विरुद्ध, इसी के समानांतर त्रिलोचन की कविता काम कर रही है। वर्षों बाद आज भी ऐसा माना जाता है कि त्रिलोचन की कविता जैसे पहले थी वैसे आज भी है। और एक बड़ी कविता, एक अच्छे बड़े कवि की वास्तविकता भी यही है कि अगर नगई मेहरा आज भी लिखी जाए, आज भी पढ़ी जाए, ये चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती आज भी पढ़ी जाए, तो उतनी ही प्रासंगिक होनी चाहिए जितना उसके समय जब लिखी गई थी। और त्रिलोचन की सभी कविताएं यदि हम ना लें, और ये संभव भी नहीं है, तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसी कविताएं हैं जिन्हें आज पढ़कर लगता है कि ये कविता जैसे आज लिखी गई हो। तो त्रिलोचन इस अर्थ में आधुनिक हैं और एक बड़े कवि हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पढ़ती हैं सोनल मैडम। मैं आपको चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती एक कविता सुनाने से पहले मैं आपको उनकी आधुनिकता के बारे में बताऊं। आधुनिकता यानी क्या? आधुनिकता अधुना शब्द पर से बना है। और जब ये पूरी वैश्विक क्रांति हुई, यांत्रिक सभ्यता आई, तब शहरी जीवन में अकेलापन आया, शहरी जीवन में अपनी जड़ों से टूटने की व्यथा आई। और उस पूरी बात को, उस पूरी व्यथा को, उस पूरी चेतना को जब कुछ साहित्यकारों ने लिखा तो वो आधुनिक साहित्य माना गया। लेकिन क्या केवल यही चेतना पूरे समाज में है? लेकिन क्या यही पूरा समाज है? ऐसा नहीं है। आज भी हमारी 80% जनता गाँवों में रहती है और गाँव में पलती है, गाँव में बढ़ती है, गाँव में जीवन व्यतीत करती है। तो क्या वो लोग आधुनिक नहीं हैं? क्या वो लोग आधुनिक समय में नहीं जीते हैं? तो उन लोगों की चेतना को व्यक्त करने वाले कवि क्यों आधुनिक नहीं माने जाएंगे? अगर कुछ निर्मल वर्मा या कुछ ऐसे साहित्यकार ऐसे शहरी जीवन के लोगों पर लिख रहे हैं, उनकी व्यथा को वाचा दे रहे हैं, तो वो आधुनिक साहित्य है। और जब त्रिलोचन या प्रेमचंद या ऐसे अन्य कई साहित्यकार जब ग्रामीण जीवन, आधुनिक युग के ग्रामीण जीवन के लोगों की व्यथा, उन लोगों की भावना, उन लोगों की संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वो आधुनिक नहीं? ऐसा कैसे? तो ऐसी बात को लेकर इस अर्थ में त्रिलोचन आधुनिक है, क्योंकि उनकी चंपा उस समय थी ऐसा नहीं, उनकी चंपा आज भी है, उनकी चंपा आज भी गांव में जीवित है। और उनकी चंपा, उस चंपा की व्यथा, उस चंपा की वेदना या उस चंपा की संवेदना आज के ग्रामीण जीवन की चंपा की संवेदना से बिल्कुल अलग नहीं। तो आज हम देखते हैं उनकी उस चंपा की बात को। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकलते हैं। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई,
मैंने कहा कि तुम चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे घाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। तो ये चंपा की संवेदना वो केवल उस समय की चंपा की नहीं थी, आज भी ऐसी कई चंपाएं हैं हमारे समाज में जो अनपढ़ी है, लेकिन उसकी बात तो है, वो जी तो रही है उस समय में। तो इस कविता की विशेष विशेषता हम अपने हिसाब से सुनेंगे साहब जी। चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि अक्षर, शुद्ध रूप में हम हिंदी वाले बोलते हैं अक्षर। अगर अक्षर हमने भूले से कहीं भी दिया तो बोलेंगे ग्रामीणत्व दोष है, जैसे कि तुलसीदास ने में भी लोग ग्रामीणत्व दोष निकालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्या जानबूझ करके त्रिलोचन जी ने अक्षर लिखा होगा? उत्तर भारत में आज भी कहावत है, करिया अक्षर भैंस बराबर, तो वही काला अक्षर। दूसरी बात अचरज, यहाँ पर आश्चर्य भी शब्द रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा त्रिलोचन जी नहीं रखते हैं। ब्याह के लिए विवाह शब्द है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके रखा ब्याह। और जब ब्याह होता है तो गौना होता है। ये अलग बात है कि अब गौने का रस्म खत्म होता जा रहा है। बालम, पिया प्रीतम बालम, फिर संदेश। आप देखिए हाय राम, इस बात को मैं वर्ड्सवर्थ के जो संबंध में जोड़ूं तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जो कविता की भाषा जो है गांव के ग्रामीण शब्दावली होनी चाहिए और चुने हुए शब्द होने चाहिए। अब हाय राम, बालम, बजर या इस तरह की जो बातें आती हैं, वो देखिए कि त्रिलोचन की जो चंपा है वो किस तरह से अभिव्यक्त करती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा एक ग्वाला की लड़की है और अनपढ़ है, और उस समय ऐसा था कि जब उत्तर भारत के लोग नौकरी पेशा के लिए, व्यापार धंधा के लिए बाद में जब जाया करते थे तो उनका दो स्थान हुआ करता था, या तो वो मुख्य रूप से कलकत्ता की ओर जाते थे और या फिर बाद में बम्बई या गुजरात की ओर आते थे। त्रिलोचन स्वयं गुजरात में अहमदाबाद में आए थे और झवेरचंद मेघाणी के प्रेस में उन्होंने काम किया था। पहले प्रूफ रीडर के रूप में काम किया और बाद में वो सह संपादक के सहायक संपादक के रूप में उन्होंने काम किया और यहाँ पर रहे थे। तो चंपा जो है वो अपने पति को विदेश नहीं जाने देती, तो इसके पीछे जो उत्तर भारत का एक विदेशिया फॉर्म है, जैसे कि इसी आधार लोकगीत को लेकर के पिक्चर में गीत भी बनाए गए। लेकिन जैसे गड़िया बैरिन पिया को लिए जाए रे, गाड़ी भी बैरिन है चूँकि पिया को लेकर के जा रही है, उसे मालूम है कि जाने के बाद वापस पिया आएगा या नहीं आएगा। तो इस बात को चंपा जानती थी और इसीलिए वो बजर गिराना चाहती थी। आप देखें कि ये कलकत्ता कितने नगरों को, कलकत्ता एक महानगर का प्रतीक है, ऐसा महानगर दिनों दिन गाँव को निगलता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब गाँव 80% जनता जो गांव में रहती थी वो लगेगा कि नहीं कन्वर्ट हो चुके हैं, पूरा शहरी हो चुके हैं। तो ये कलकत्ता पर बजर गिराने की बात जो आती है वो चंपा करती है। जो दूसरी बात आती है त्रिलोचन के अंदर, वो है कि धर्म और पाखंड के विरुद्ध में। तो धर्म और पाखंड के विरुद्ध में करता हूँ आक्रमण धर्म के दृढ़ दुर्गों पर, कवि हूँ नया मनुष्य मुझे यदि अपनाएगा, उन गानों में अपने विजय गान पाएगा, जिनको मैंने गाया वैसे मुर्गों पर निर्भर नहीं सवेरा होना। दोस्तों ये बात कि मुर्गा बांग ना दे तब तक सवेरा नहीं होगा, इस खुली चुनौती को त्रिलोचन ही स्वीकार करते हैं। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता सुनल। हाँ, नागार्जुन और त्रिलोचन
और केदारनाथ, नागार्जुन भी ऐसे ही प्रगतिशील कवि रहे हैं। उनके साथ त्रिलोचन की तुलना जायज़ ही हो जाती है। नागार्जुन की कविता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अभी देखिए ये पूरा वर्णन एक भद्र वर्णन जैसा नहीं है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। अब ये पूरा एक ऐसे वर्ग, एक ऐसे परिवार का वर्णन है जिसके पास न तो कुछ खाने को है, न कुछ रहने के लिए, न कुछ, और ऐसे समय में उसके पास होता तो क्या है, चूहा और कुतिया। उसके बाद जब ये पूरी हालत है और उसके बाद जब जो परिवार की हालत बदलती है वो भी बड़ा ही रोचक है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के पास, छिपकलियों की, तो ये पूरे दाने आने के बाद पूरे परिवार का माहौल कैसे बदल जाता है वो भी नागार्जुन ऐसे ही दिखाते हैं जैसे त्रिलोचन और नागार्जुन की तुलना इसीलिए जायज़ ही हो जाती है। और इसीलिए दोनों कवि, जितने नागार्जुन बड़े कवि हैं उतने ही बड़े कवि त्रिलोचन हैं। नागार्जुन को जितनी प्रशंसा मिली, नागार्जुन की जितनी सराहना हुई, उतनी ही सराहना त्रिलोचन की भी होनी चाहिए। और उतना ही उनकी कविता उतनी ही प्रगतिशील कविता है। और प्रगतिशील कविता के बारे में अंत में साहब बताते हैं। मित्रों, समय का अभाव है, हम फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो बात आती है परदेशी के नाम पत्र और उसका उत्तर, ये परदेशी के नाम पत्र यदि कहीं मिले तो आप अवश्य पढ़िए। और जैसे इस पत्र में उन्होंने कहा कि आपका अमोला जो बड़ा है, यानी पति नौकरी करने गया हुआ आम का पौधा लगा करके गया होगा, वो धीमे धीमे बढ़ता है। और उसमें 2-3 बातें आती हैं कि किसी की गाय ब्याई हुई है, अब बछड़ा हो गया है, अब देखो आम में बौर आने वाले हैं। ये 2-3 बातें उसमें लिखी हुई है, आप ध्यान दीजिए कि गाय का ब्याना, बछड़े का बड़ा होना